320 चैप्टर नंबर 30 अकाउंट्स कंटिन्यू। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चलिए हमने एक यहाँ पर एक चीज तो पहले ही पढ़ चुके कि डिबेंचर के अंदर हम किस चीज को हम लॉस में बोल सकते हैं, जब कंपनी डिस्काउंट में इशू करती है तब, क्योंकि एक्चुअल प्राइस के कंपेयर में यहाँ पर कंपनी उसे डिस्काउंट में इशू कर रही है, जबकि उसे जब इंटरेस्ट के साथ सामने होल्डर को देना होगा तब एक्चुअल प्राइस के ऊपर विद इंटरेस्ट देना होगा। बराबर, तो ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस ही कंसीडर किया जाता है। नाउ यू हैव लर्न दैट अ कंपनी में इशू डिबेंचर विद अ स्टिपुलेशन दैट द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर्स ऑन मैच्योरिटी will be made at premium. Now the amount of premium payable is debited to loss on issue of debenture account at the time of issue of debenture. ये कब का बता रहे हैं कि जब आप डिबेंचर इशू करते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप किस पर कंसीडर करते हो उसे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को। This amount will also be written off in the same manner as is done in case of रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सेम आप वैसा ही कहां पर लिखते हो, प्रीमियम के रिगार्डिंग, सॉरी डिस्काउंट के रिगार्डिंग भी लिखा जाता है, बट आई डोंट थिंक सो कि प्रीमियम में आप डेबिट में आएगा, नहीं ये कुछ अलग आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देन ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर फिक्स्ड पीरियड। दैट मींस कि हर कंपनी क्या पहले से डिसाइड करके रखती है कि ऑलमोस्ट हम आपको जो डिबेंचर दे रहे हैं, आप हमारे डिबेंचर के जो शेयर ले रहे हो वो ऑलमोस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए हमने आपके पास से पैसा लिया। बैंक के पास से हम कोई भी लोन लेते ऐसा थोड़ी होता है कि आजीवन लोन लेंगे, बस सर हमने लोन लिया जब तक आखिरी सांस चल रही है तब तक का लोन चाहिए, कुछ 2-3 साल का नहीं है, ऐसा होता है क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स किया होता है। तो सेम डिबेंचर के रिगार्डिंग भी कंपनी फिक्स करती है, आइदर 1 ईयर ले ले, 5 ईयर, 10 ईयर, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। सीधी सी बात है, इसका डिसीजन कौन लेगा, कंपनी ही लेगी। क्यों लेगी, क्योंकि भाई जितने नंबर ऑफ ईयर आगे जाते जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये कंपनी डिसाइड करती है ताकि कितने पर्टिकुलर टाइम में हम वो चीज उन्हें लौटा दें विद इंटरेस्ट, एंड देन री अगेन फिर से हम डिबेंचर हमारे इशू करेंगे। सो amount of loss on issue of debenture written off each year किस तरीके से लिखी जाती है, जो लॉस की अमाउंट है सेट ऑफ कैसे करेंगे हम। सो याद रखना कि जब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा बिजनेस में और आइदर कहीं पे भी लॉस हो रहा हो तो आप इसकी स्पेसिफिक एंट्री कहां जाएगी, आपके P&L में ही जाती है। बराबर, कहां जाती है, P&L में, रिगार्डिंग टू मनी और यू कैन से रुपीस। बराबर, P&L में जाएगी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज written off. Now same journal entry will be made each year till the whole amount of loss on issue of debenture is written off. यही सेम अमाउंट हम बार-बार लिखते जाएंगे, कब तक, जब तक कि वो पूरी अमाउंट सेट ना हो जाए। That means अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो सपोज जैसे डिस्काउंट था वो 1 लाख रुपीस का था, है ना, 5 इयर्स के लिए उसे हमने ऐसे डिबेंचर इशू किए थे। That means नंबर ऑफ इयर्स है ये तो, बराबर। तो यहां पर मैं इस चीज से क्या फाइंड कर रहा हूं कि ईच ईयर मुझे कितना लॉस देखना चाहिए, बराबर। डिवाइड करूंगा यहां पे मैं, सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा 20,000। ये कैसा आया, फर्स्ट ईयर, नाउ सेकंड ईयर सेम 20,000, नाउ थर्ड ईयर 20,000, फोर्थ ईयर 20,000 एंड द फिफ्थ ईयर, करेक्ट। फिफ्थ ईयर में आने के बाद एक चीज हो गई कि पूरी 1 लाख का जो टोटल लॉस था, ये क्या था आपका टोटल लॉस था, उसे पूरा हमने इंस्टॉलमेंट में डिसॉल्व कर दिया यहां पे। तो आपको इस चीज को तब तक करते जाना होगा कि जब तक आपकी जो टोटल अमाउंट है वो नील ना हो जाए, बराबर। चलो
ये ऑलरेडी हम आगे वाले इलस्ट्रेशन में देख चुके हैं, है ना? चलिए, देन कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नंबर ऑफ ईयर। यहां पर आपको वही चीज फाइंड करनी है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सो अ कंपनी इश्यूज 1000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 1000 ईच। समझना, 1000 शेयर इश्यू कर रहे हैं जिसके एक शेयर की प्राइस क्या है 1000 रुपीस, जिस पे 10% डिबेंचर मिलेगा आपको। कब? जब पे करेंगे तब, है ना? हाँ, देन ईच ऑन 1 जनवरी 2014 पेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर। क्या बोला गया? आफ्टर 5 ईयर का क्या आपको प्रीमियम बोला गया, बाद में, है ना? 5 साल के बाद में। नाउ मेक जर्नल एंट्री एंड ओपन लॉस on issue of debenture account of the year ended on 31st December 2014। लिया कब है? That means एक साल पूरा ही हो गया, बराबर। इफ अगर बीच में होता तो हम उतने पर्टिकुलर मंथ का ही इंटरेस्ट देते। सही है? चलो, सो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर किस तरीके से कर देते? 1000 नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस इनटू 10% डिबेंचर, करेक्ट, अपॉन 100। अमाउंट आपकी कितनी आ गई टोटल? 1 लाख रुपीस, करेक्ट। सो ईच मंथ, ईच ईयर आपको कितना होगा? 1 लाख डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 20000। दैट मींस यहां पर जो 20000 आया है, ऑल ओवर अगर मैं बोलूं जो 1 लाख रुपीस है, तो ये मेरा क्या जा रहा है? लॉस है। कब तक का लॉस है? कि मैंने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए, तो उस 5 साल का टोटल लॉस मेरा कितना हो रहा है? 1 लाख रुपीस हो रहा है। तो क्यों ना मैं एक ही साल में पूरे 1 लाख रुपीस का लॉस कंसीडर करूं। इससे अच्छा है कि सेम डिबेंचर ही है, मैंने दिए 5 साल के लिए, तो डिवाइड कर दो। दैट मींस हर साल मैं कितना लॉस बताऊंगा? 20000, जिससे बिजनेस को भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही फ्यूचर में इतना इफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। सो एंट्री आपकी देखो इस तरीके से होती है, ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अमाउंट कितनी थी? 10% डिबेंचर 1 लाख, लॉस था 20000 का, रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई? 80000। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, करेक्ट, नेक्स्ट ईयर हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। अब यहां पर आपको ये नहीं बोला गया है कि 5 इयर्स तक का कंटिन्यू बताते जाना है, नहीं, आपको सिर्फ इतने पर्टिकुलर ईयर का एक जस्ट एग्जांपल या समझाने के तौर पर बोल रहा था। या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शेयर के बारे में आप बताओ। जर्नल एंट्री कैसी हो जाएगी? सेम ऑपोजिट चला जाएगा ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 20000, करेक्ट। डिबेंचर लॉस ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के कहां पर है? क्रेडिट में है, इसलिए P&L को भी कहां लेके आ जाएगा? क्रेडिट में, बराबर। ऑलरेडी हम ये चीज लेजर पोस्टिंग में सीख चुके हैं कि जर्नल एंट्री को किस तरीके से आप लेजर पोस्टिंग के अंदर कन्वर्ट करो। देन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट। नाउ हियर आपको डिबेंचर जो आप रिडीम कर रहे हो उसको किस तरीके से? इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप यहां पर ले रहे हो। नाउ the amount of loss on issue of debenture to be written off each year is calculated in the manner it is calculated in case of discount of issue of debenture and accounting treatment is also the same। in short आपको क्या बताया गया है कि भाई जैसे आप प्रीमियम के रिगार्डिंग देखते थे, सेम वैसा ही डिस्काउंट के रिगार्डिंग भी सारी चीजें सेम ही आएगी। एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप जिस तरीके से लिखते हो, सेम वैसा ही डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री भी सेम ही आती है, बट डिफरेंस क्या आ जाता है? वे ऑफ कैलकुलेशन का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। सो प्रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 10। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 10 देख लेते हैं एक बार, ये किस तरीके से बताया जा रहा है आपको। चलिए ये देखिए क्या था इलस्ट्रेशन नंबर 10। अ कंपनी इशू
सिर्फ क्वेश्चन देखना है आपको, a company issue 1000 debentures and at rupees 1000 each at 10% discount redeemable after 5 years. Calculate the amount of discount to be written off each year and the preferred discount on issue of debenture account. That's it. हमें सिर्फ इतना कंटेंट से मतलब है, उन्होंने ये चीज देखने को बोली थी, है ना। चलिए, तो क्या बताया जा रहा है, a company decide redeems its debenture in 5 equal installment beginning from the end of the first year. करेक्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिवाइड करना है, बट कंपनी डिसाइड डिबेंचर्स को क्या करना है, आपको इक्वली डिवाइड करना होगा। सो मेक जर्नल एंट्री फॉर द राइटिंग ऑफ एंड शो लॉसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। कितने के रिगार्डिंग बोला गया है, सिर्फ फर्स्ट ईयर की ही आपको यहाँ पे एंट्री देने के लिए बोला गया है ना। मेक जर्नल एंट्री किसकी, एक पहले साल की ही बता दी, लेकिन स्टिल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का आपको फॉर्मेट पूरा बनाना होगा, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बोला कि फॉर्मेट आप पूरा बनाएंगे, एंट्री सिर्फ एक भले कर दो, जितनी एंट्री बोली गई है। सपोज अगर फर्स्ट ईयर की एंट्री नहीं बोली गई होती तो हम पूरे की एंट्री करते हैं, करेक्ट। सो चलिए, बेसिकली उनकी अमाउंट क्या थी देखी थी हमने भी, 1000 है, करेक्ट। 1000 डिबेंचर 1000 रुपीज ईच एंड डिस्काउंट था 10 का, अमाउंट सेम आई जाएगी। 1000 डिबेंचर 1000 की उनकी प्राइस ईच है 10 रुपीज डिवाइड बाय 100, सो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 1 लाख रुपीस की क्या गई यहाँ पे इनकी टोटल अमाउंट, करेक्ट। चलिए, इंस्टॉलमेंट मेथड से यहाँ पर आपको इसे फाइंड आउट करना हो। चलिए, तो इंस्टॉलमेंट मेथड आ गई यहाँ पे हमारी, बराबर 5 इयर्स के रिगार्डिंग बताया गया था। सो अब देखो यहाँ पे सीखने सी बात है, ईयर एंडेड अमाउंट आउटस्टैंडिंग रेशियो अमाउंट ऑफ लॉस एंड रिटर्न ऑफ ईच ईयर। तो देखिए हर साल हमें ये एक चीज पता है कि हमें 1 लाख रुपीस जो है 5 साल के अंदर 1 लाख रुपीस को सेट ऑफ करना है, ये हमारा लॉस है एक्चुअल। कितने के ऊपर कितना लॉस हो रहा है ये भी तो दिखाएंगे हम लोग। जैसे ऑल ओवर डिबेंचर कितने के जा रहे हैं, 10 लाख के, परफेक्ट। नाउ यार 10 लाख डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रुपीस कितने हुए, 10 लाख के ऊपर 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो हर साल कितने का यहाँ पर हमें कम हो रही है अमाउंट, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, डिवाइड करें जाए तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए, बराबर। कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2-2 लाख रुपए हर साल रुपीस के अंदर से हम माइनस कर रहे हैं इस हिसाब से। सो सबसे पहले 5 साल के हिसाब से चल रहा है। सो फर्स्ट ईयर 10 लाख रुपीस थे, करेक्ट। 5 के अकॉर्डिंग 1 लाख डिस्काउंट था क्योंकि हमको कॉमन 1 लाख की ही अमाउंट लेके आ रही है। 5 बाय 15 अमाउंट कितनी आ गई, 33,000। दैट मींस 3 लाख। देखिए पहले साल में पहले साल के अंदर ही 10 लाख के ऊपर कितने का आ जाता, अगर 2 लाख के हिसाब से 33,000 का था। नेक्स्ट सेकंड ईयर भाई 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, रिमेनिंग कितने बचे, 8 लाख के ऊपर भी क्या देना है यहाँ पे, डिस्काउंट था। सो फोर्थ ईयर 1 लाख into 4 by 15 26,667, करेक्ट। नेक्स्ट अगेन यहां पर आप क्या करेंगे, 2 लाख रुपीस हर साल आप लोग लेस करते जाओगे, है ना, कि भाई अब इतनी अमाउंट पे कितना, अब इतने अमाउंट पे कितना आपका यहाँ पे डिस्काउंट होगा। सेम वैसे ही इतनी अमाउंट पे 4 लाख की अमाउंट आपकी आउटस्टैंडिंग है, उसके सामने आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 13 लाख रुपए, सॉरी 13,000। सेम वैसे ही 6 लाख के सामने कितना मिल रहा था, 20,000 का। 8 लाख के सामने मिल रहा है 26,000 का, करेक्ट। ये क्या आपको मिल गया, डिस्काउंट अमाउंट। एक चीज ध्यान रखना कि आपका टोटल डिस्काउंट और जो लॉस की अमाउंट है वो कितनी आई, 1 लाख रुपए आई थी पूरे 5 साल की। सो अमाउंट ऑन लॉस की अमाउंट आपकी टोटल 1 लाख ही आनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। हो सके तो एक काम करो, टोटल करके देख लो, इन सभी का टोटल करके देखो ये आंसर क्या आता है, देख लो टोटल करके आप लोग। सेम आपका जितना डिस्काउंट का बताया गया उतना तो आना ही चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्या बोली गई थी, फर्स्ट ईयर की हमें यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला था, है ना। सिर्फ फर्स्ट ईयर की हमको यहाँ पे एंट्री करने बोली थी, तो चलिए फर्स्ट ईयर की एंट्री कर देंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस 2014 दिसंबर 31, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
to loss on issue of debenture rupees 33,333. Perfect. Then loss on issue of debenture का फॉर्मेट कैसा बनता है एक बार? फर्स्ट अमाउंट कितनी थी? 1 लाख रुपीस. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस हुआ? 33,333 का लॉस है. देन रिमेनिंग अमाउंट कितनी आई? बैलेंस सीडी 66,667. करेक्ट. नेक्स्ट अमाउंट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी. देन जितना लॉस हुआ जैसे हमने कैलकुलेट किया अभी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, नेक्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा? 26,667. करेक्ट. तो इस तरीके से कैलकुलेट होते होते ये अमाउंट आपकी आ जाएगी. बराबर. चलिए now the next one is interest on debenture. So if you have seen an advertisement in newspaper regarding issue of debenture by a company, you must have noticed that the debenture is always prefixed by a certain percentage, say 9% debenture or 12% debenture. देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि मे भी आपने एडवर्टाइजमेंट या कहीं पर भी जब भी डिबेंचर के रिगार्डिंग बात की जाती है या कोई कंपनी डिबेंचर के बारे में कुछ बोलती है तब वो सिर्फ डिबेंचर नहीं लिखती, उसके आगे एक स्पेसिफिक परसेंटेज वाली एक अमाउंट भी लिखी जाती है. सो हैव यू एवर थॉट व्हाट मीन डज द प्रीफिक्स कैरी, कि क्यों ये परसेंटेज वाली अमाउंट रखी जाती है ये आपको बता रहे हैं. चलिए, it is the rate of interest per annum that will be paid to the debenture holder. Companies generally pay interest on its debenture after every 6 months. One of the most important line है ना. कंपनी जनरली पे, जनरल डेट मींस ज्यादातर इस तरीके से ही करती है. क्या? कंपनी जनरली पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डिबेंचर आफ्टर एवरी 6 मंथ. जैसे आपने डिबेंचर इशू किए और आपने जब ले लिए एज यू आर द डिबेंचर होल्डर, देन आफ्टर द 6 मंथ यू विल आर बेनिफिशियल टू गेट द इंटरेस्ट ऑन योर डिबेंचर. ओके. सो income tax on such interest is deducted at the source by the company. Journal entry that are made in the books of company. Now one of the most important is यहाँ पर एक चीज देखो, income tax on such interest is deducted. deducted का मतलब क्या होगा? भाई इसके ऊपर आपका इनकम टैक्स. why इनकम टैक्स? क्योंकि भाई एक इनकम जनरेट हुई है, सीधी सी बात है. तो अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा जो होता है इनकम टैक्स. परफेक्ट. तो यही आपका टैक्स है. सो अब इसके रिगार्डिंग एंट्री क्या हो जाएगी? नाउ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर दैट मींस पेबल टू द डिबेंचर. सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या-क्या चीजें देनी होगी? डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा, साथ ही साथ में इनकम टैक्स की अमाउंट भी यहाँ पे हम पे करनी पड़ेगी. वो कंपनी पे नहीं करेगी, कंपनी वो भी चीज किसमें से पे करेगी कि भाई आप लोगों के पैसे आए, मुझे आपको इतना इंटरेस्ट देना था. आइदर दो ऑप्शन है, या तो कंपनी होल्डर को पैसे दे दे और वो लोग इनकम टैक्स भरे. तो इससे अच्छा गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई मैं एक एक इंडिविजुअल के पास से कब तक पैसे लूंगा. इससे अच्छा एक काम है कि जब कंपनी ही पैसा दे रही है, बराबर, जब कंपनी किसी को पैसा दे रही है तो एक गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई मैं डायरेक्ट कंपनी के पास से ही ले लेता हूं इनकम टैक्स. बराबर, मैं डायरेक्ट कंपनी के पास से ही उस टोटल अमाउंट में से इनकम टैक्स ले लूंगा. तो मुझे एक एक इंडिविजुअल के पास से टैक्स लेने की जरूरत नहीं है. बराबर. सो फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग एंट्री हो जाएगी कंपनी की. डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनकम टैक्स पेबल डेबिट टू बैंक. करेक्ट. नाउ हियर ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट.
इस चीज को क्यों ट्रांसफर किया गया, ये देखा, क्योंकि कंपनी के पास से ये चीज जा रही है, इट्स अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंस और वी कैन से लॉस फॉर दी कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ रही है ना, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, बराबर। फर्क सिर्फ इतना है, इंटरेस्ट तो यहाँ भी लगता है, बैंक में भी लगता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक तय करती है जब लोन के टाइम पे, और एज ए डिबेंचर के टाइम पे कंपनी डिसाइड करती है कि वो कितना इंटरेस्ट के साथ अपने डिबेंचर होल्डर को वो अमाउंट देगी, है ना। चलो आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे। यहां पर आप इजीली अच्छे से समझ पाओगे। सो X Limited has issued 5,009% debentures of 1,000 each on 1st April 2013. Interest is payable after every 6 months. कितने? हर 6 साल में आप हर 6 महीने में यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ऐसे कितने? 5,000 शेयर लिए जिसके सामने 1,000 रुपीज ईच शेयर है। कितना? 9% के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब कंपनी बैंक के पास से पैसे होल्डर के पास से पैसे लेती है तो इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती, ठीक है। होल्डर के पास से जब पैसे लिए डिबेंचर देके तब कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, बट जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को जब पैसा देती है रिटर्न, तब उसके अंदर क्या होता है भाई? स्पेसिफिक इंटरेस्ट काउंट होता है ना, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऐड होता है। वही वो लोग चीज हर बार मेंशन करते रहते हैं कि भाई इसके सामने इसको मैंने इतने परसेंटेज पे बोला था, वो बार बार इसलिए परसेंटेज लिखते रहते हैं। ओके, नाउ इज पेबल आफ्टर एवरी 6 मंथ। नाउ द रेशियो ऑफ TDS, tax deducted standards, so is 10%. Make journal entries for the interest paid for first 6 months after the date of issue. जिस दिन आपने इशू किया तब से लेकर अभी तक का आपको टैक्स देना होगा। कितने टाइम पीरियड का? जब अगर सोचो कि भाई मैंने जिस तारीख को लिया था, कंपनी क्या बोलेगी कि भाई मैंने, देखिए ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। हम स्कूल टाइम में थे तब कैसा होता है, किसी के पास से अगर सपोज हमारा होमवर्क बाकी है, चाहे आप लोग तो नहीं होंगे या शायद ऐसे हो भी, तो अगर होमवर्क बाकी रहता था तो क्या बोलते थे कि यार मुझे कुछ टाइम के लिए तेरी बुक दे दे, बराबर। कुछ ही टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए? तेरी बुक चाहिए। हार्डली 2 से 3 दिन का टाइम मांगते थे, लेकिन इस बीच में अगर 5-6 दिन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई 5-6 दिन बीच में छुट्टी आ गई थी इसलिए लिखना रह गया, बाकी मैंने मांगी तो कितने दिन की थी? 3 दिन की मांग रहा हूं ना, बीच में छुट्टी है तो मैं बाहर चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए ही चाहिए, लेकिन बीच में एडिशनल डे आ गया। सेम कंपनी भी यहाँ पर आपको क्या बोलती है कि भाई मेरे पास जितने दिन के लिए पैसे आए थे और जिस दिन से आए मैं तो उतने पे ही इंटरेस्ट दूंगा। सपोज अगर कोई 1 दिन भी लेट आया है तो उसको 1 दिन का इंटरेस्ट कम मिलेगा, बराबर है, क्योंकि ऐसे में तो होल्डर का फायदा हो जाएगा, कंपनी का तो लॉस हो जाएगा ना भाई, एक दिन अगर कोई लेट आ रहा हो तो, बराबर। चलिए कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट 6 मंथ इंटरवल। नाउ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर, फॉर्मूला दी गई है आपको, है ना। अमाउंट ऑफ डिबेंचर की जो अमाउंट है 5,000 into 1000, सो into 9 क्या है यहाँ पे? परसेंटेज अपॉन 100 into 6/12। चलिए ये क्या आया? 6/12। क्यों 6/12? क्योंकि कितने टाइम पीरियड का है? 6 मंथ का है, इसीलिए। देन नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं एक साल में? 12। चलिए अगर इसकी जगह पर ऐसा होता कि 1 ईयर का उन्होंने इंटरेस्ट एक साथ पे किया, तब ये अमाउंट आती है क्या? सीधी सी बात है, तब ये अमाउंट ही नहीं आती, क्योंकि कैसा क्या हो जाता? 12/12। नंबर ऑफ मंथ, टोटल मंथ कैंसिल 1, तो ये अमाउंट लिखते ही नहीं हम, है ना। बट 6 मंथ के रिगार्डिंग है तो 6 मंथ। अगर ऐसा कहा गया होता कि 9 मंथ का है तब अमाउंट क्या आ जाती? 9/12। डिपेंड करेगा वो कितनी अमाउंट पे आपको दे रहे हैं, कितने मंथ के बाद दे रहे हैं, है ना। 6 मंथ है, देन अमाउंट ऑफ डिबेंचर ऑफ 5,000 into 1,000 इज 50 लाख। अमाउंट कितनी आ गई भाई? 50 लाख रुपीस आ गई। सो यहां पर आपको क्या करना होगा? इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है।
ओके, देखिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट है, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दी गई। सो फॉर्मूला क्या आ जाती, ये आंसर है 5000 इंटू 1000, ये क्या हो गई आपकी अमाउंट ऑफ डिबेंचर इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12। सो यू विल इजीली गेट 2,25,000। कितने अमाउंट मिल जाती है आपको, 2,25,000 फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू से लेके जब कंपनी नेक्स्ट 6 मंथ में दे रही है तब। कितना इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए एज अ कंपनी की तरफ से, कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट जाएगी, 2,25,000। कंपनी को कितना पे करना होगा, 2,25,000 6 महीने का इंटरेस्ट है किसके ऊपर, 50 लाख पे। समझना फिर से, 50 लाख के ऊपर कंपनी को 6 महीने का इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 9% के अकॉर्डिंग 2,25,000 बराबर किसको देना होगा, डिबेंचर होल्डर को। बट इट्स इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर, सो स्टिल इट गेट्स द इनकम टैक्स इस पे लगेगा। चलिए इनकम टैक्स की अमाउंट दी गई थी, कितना चार्ज होगा टीडीएस, बिल्कुल कितना दिया हुआ है, 10% चार्ज होगा, कितना 10%। सो आ जाओ यहाँ पे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,25,000। सो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी, अरे सर ये कैसे हो गया, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमें टैक्स पेबल कितना करना है, 10% करना है, तो 10% किसका भाई, जितनी अमाउंट हमको देनी है उसका 10% करो, दैट मींस 2,25,000 इनटू 10/100। अमाउंट आपकी कितनी आ गई, 22,500। भाई इतनी अमाउंट तो क्या करनी है आपको, टैक्स के तौर पे पे करनी है, टैक्स के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। तो कितनी अमाउंट बची जो डिबेंचर होल्डर को दोगे, तो सीधी सी बात है क्या करना है, 2,25,000 में से ये अमाउंट माइनस करो, जितनी अमाउंट बच गई वो आप किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर को वो ट्रांसफर करेंगे, बराबर है ना। चलिए ठीक है, तो कितनी अमाउंट आई, 2,25,000 में से 20,000 हमने लेस कर दिए, करेक्ट। कैसे, 10% बोला गया था, इसका 10% नोट करना हो तो नोट कर लेना आप लोग, बराबर। देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितनी रिमेनिंग अमाउंट बच गई, 2,02,500, करेक्ट। अमाउंट स्पेसिफाई हुई है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि यही अमाउंट हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,25,000, टैक्स पेबल 22,000 टू बैंक अकाउंट 2,25,000, करेक्ट। हु इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और टैक्स पेबल है। नेक्स्ट एंट्री क्या जाएगी, कंपनी के पास से कितने पैसे चले गए, तो भाई टोटल कंपनी के पास से पैसे गए थे 2,25,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 2,25,000। डिबेंचर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसे गए, इसलिए उसकी स्पेसिफिक अमाउंट रहेगी, बराबर। चलिए देन what is the amount, exercise number 30.1, why is the amount of discount on issue of debenture written in the balance sheet, कि भाई क्यों उसे बैलेंस शीट के साइड पे लिखा जाता है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस। क्या बताया जाता है उसके अंदर, क्योंकि क्या है ये वन काइंड ऑफ कैपिटल लॉस है, इसीलिए, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया, सेम आपको एक्सरसाइज दी गई है ना, हमने जैसे इलस्ट्रेशन सॉल्व किए सेम वैसा ही है। आई थिंक ये सेकंड वाला एक बार रहने देना, क्योंकि इसके अंदर कितने शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स दिए, बट उसके सामने उसकी अमाउंट क्या है वो यहां पर आपको स्पेसिफाई नहीं की गई है। सो लेट इट बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड वन, सेम जैसा अभी हमने ये लास्ट इलस्ट्रेशन देखा, आपको इंटरेस्ट है पेबल बता दिया गया है। सो कितने टाइम पीरियड का आपको पे करना है, उतनी स्पेसिफिक अमाउंट निकाल के बता दो, इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पे करना है। टीडीएस अमाउंट बोली गई है तो दो, नहीं बोली गई है तो नहीं देनी है, करेक्ट। देन what you have learned, number of companies and types of debenture holder, ये चार्ट इजीली अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है,
इफ अगर ये चार्ट अगर आता है, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर के अकॉर्डिंग बताओ, सबसे पहले देखना कि वो कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। इफ अगर वो 3 से 2 मार्क्स के बीच में है तो आपको व्हाट इज डिबेंचर, क्या होता है डिबेंचर, आपको वो बताना है। एंड देन सिर्फ उसके टाइप्स एक्सप्लेन नहीं करने हैं, सिर्फ टाइप्स के इस तरह से, अगर हो सके तो चार्ट फॉर्म में बता दो। ये आपको कितने के लिए बोल रहा हूं मैं, इफ अगर वो 2 से 3 मार्क्स में आता है तब। अगर यही क्वेश्चन 7 मार्क्स के आता है, 5 to 7 मार्क्स के हिसाब से आता है, तब आपको क्या करना होगा, एक एक को एक्सप्लेन करना होगा इन सभी को, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं चाहिए कि एक को एक्सप्लेन कर रहे, जैसे सिक्योरिटी मॉर्गेज का एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक पेज भर रहे हो, दूसरा एक पेज भर रहे हो, कंटेंट के हिसाब से जाओ ना। आपको हर एक के अंदर मोस्टली 1 से 2 सेंटेंस बहुत होगा, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको 7 मार्क्स कवर करने हैं, बराबर, सिर्फ 7 मार्क्स ही कवर करने, 70 मार्क्स कवर नहीं करने, तो इसको पूरा बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करो। मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको हमेशा हर चीज एक्सप्लेन करनी होगी। 5 to 7 मार्क्स में है तो अंदर के जो सब पॉइंट्स है उसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, करेक्ट, कि हां एग्जामिनर को पता चले कि हां मतलब इसे इसके बारे में पता। 2 से 3 मार्क्स में जब पूछा जा रहा है तो आपको इसको पूरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बराबर। शॉर्ट में आप इस तरह समझा सकते हो व्हाट इज डिबेंचर। एंड एक और चीज याद रखना कि आपको इसमें से क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है डिबेंचर के अकॉर्डिंग टाइप्स में। आपको यहां पर एक और चीज पूछी जा सकती है, जितने जो पार्ट्स है उसके अंदर पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिडम्पशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिडम्पशन, जस्ट एग्जांपल, तब आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। सिर्फ स्पेसिफिक यही पूछा है ना, तब एक्सप्लेन करना होगा। सेम वैसा ही वो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपसे पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करो, तब आप ये 2 बताओगे, उसके अंदर ये सब पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आएगा, रजिस्टर और बियरर, सेम कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से आ सकता है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर, करेक्ट। सो अगर सेपरेट पूछे जाए तो वो भी 2 से या 3 से 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आ सकता है। सो इसमें से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस 99% तो है ही, ओके। चलो सो पढ़ लेना अच्छे से। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें यह पता है, कितने तरह के हो जाते हैं, किस तरह से हम रिडीम करते हैं। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट को इशू कर रहे हैं, जबकि पहले कैसा था, एक्चुअल प्राइस पे था, पहले भी एक्चुअल पे था और अब हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। भाई पहले प्रीमियम पे था और अब हम एक्चुअल प्राइस पे कर रहे हैं, अगेन पहले प्रीमियम पे था अब हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं, और यही चीज हमारे लिए क्या हो रही है, ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस, है ना। डिस्काउंट के रिगार्डिंग बात की जाएगी, वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, हमेशा लॉस स्पेसिफाई होता है, करेक्ट। चलो देन टर्मिनल एक्सरसाइज दी गई है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग बात की थी हमने अभी, बराबर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, स्टेट इन ब्रीफ द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन देखते ऐसा मत करना कि बस चालू हो जाओ लिखना एकदम, पहले देखना मार्क्स कितने, 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, तो एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से करना, बराबर। देन व्हेन आर डिबेंचर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब, कब होता है इस तरह के ट्रांजैक्शन। देन व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, बराबर। सो ये सारी चीजें पढ़ लेना। देन एक्सरसाइज हमें ऑलरेडी दी गई है, सेम ये सब भी वैसे ही है जैसे हमने हमारे इलस्ट्रेशन के अंदर देखे थे। ऐसा सम आपको देखने के चांसेस ज्यादा होंगे एग्जाम में, एक सम तो आएगा ऐसा, है ना, इशूड एट पार एंड इशूड एट डिस्काउंट वाला, करेक्ट, ये सब तो आपको आएगा ही। एंड जैसा हमने टैक्सेबल वाला देखा उसमें से एंड लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग भी आएगा, क्योंकि डिबेंचर की जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, करेक्ट। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली यहां पे आप स्कोर कर सकते हो, बट कब, जब प्रैक्टिस जितने टाइम्स होगी तब ही सारी चीजें इजी लगेगी, है ना। मोबाइल चलाना भी बहुत अच्छा लगता है, क्यों,
क्योंकि भाई दिन भर में नंबर ऑफ टाइम हम यूज करते हैं इसीलिए अच्छा लग रहा है। सेम ऐसा है, जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे वो ये भी चीज आपको उतनी ही अच्छी लगेगी। बराबर? चलिए रिगार्डिंग आपको आंसर्स तो दिए ही हुए, टर्मिनल के भी चेक करते रहना। करेक्ट? इफ अगर कहीं डाउट आए तो फिर मैं तो हूं ही। ओके चलिए, तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 30 एंड मॉड्यूल भी यहां पे कंप्लीट हुआ।